हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इसके पहले आपने जितने एपिसोड देखे हैं सब में किसी ना किसी की जर्नी थी आपके सीखने के लिए। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो लखनऊ में मतलब एक जाना माना नाम है, लखनऊ के रहने वाले हैं और मैं लखनऊ आया हुआ हूँ उनका इंटरव्यू करने। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक शो ख़त्म किया जिसका नाम था डांस इंडिया डांस। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनका नाम है अल्पना पांडे। तो हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमारे चैनल पे अपनी जर्नी बताने के लिए लोगों को। ताकि मैम ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है चैनल का कि जैसे आप मॉम हैं तो कैसा होता है कि लोग शादी से पहले बहुत से ख्वाब देखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद कैसा होता है लोग सोचते हैं कि नहीं बस घर का ही काम करना है, बच्चे तैयार करो, हस्बैंड का लंच बनाओ, ऐसा होता है। लेकिन आपने वो जो एक जो लोगों के मन में छवि होती है ये आपने कहीं ना कहीं तोड़ी है। लोगों का विचार खुलेंगे आपको देख के। तो जो आपने अभी किया है, शो ख़त्म किया है, जो आपने नाम कमाया, कुछ अपने बारे में बताएंगे आज हम जानेंगे आपसे। तो कुछ बताइए अपने बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, कितना आपका संघर्ष, जो आपने संघर्ष किया इतना, किसने सपोर्ट किया, कितने लोगों ने। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है तो आप में आपकी भी लाइफ में आई होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आपने अभी बोला ना कि शादी के बाद एक महिला का होता है कि घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड संभालना। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही मेरी लाइफ में भी था। क्योंकि शादी के पहले मैं डांस, मुझे बहुत पसंद था। मैं डांस करती थी, मैं एक्टिंग करती थी। मैंने बहुत सारी मूवीज़, टेली मूवीज़ में भी काम किया है और मेरे बहुत सारे सपने थे। लेकिन छोटी सी उम्र में ही मेरे पापा बीमार हो गए हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा बीमार हो गए हैं और उनकी बीमारी के बाद पापा मेरे एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से कि फिर मुझे अपने जो मेरे सपने थे, मेरा जो ड्रीम था, सब कुछ मुझे वहीं पे अपना ब्रेक करना पड़ा। बिकॉज मुझे फैमिली को संभालना था। तो फैमिली को संभालने में मेरे मेरे दो छोटे भाई थे जिनको मुझे देखना था। तो मैंने सब कुछ, अपना थिएटर, अपना डांसिंग लाइन, सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाती थी, मैंने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर शादी हो गई मेरी। शादी के बाद फिर मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बिज़ी हो गई, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों में बिज़ी हो गई और सब कुछ मेरा छूट गया था, जिसको कहते हैं ना कि एकदम से छूट गया तो था। आपने वहाँ पे छोड़ दिया था कि सोचा नहीं था दोबारा करना है? नहीं, दोबारा तो करने का, एक्चुअली मेरे बाबूजी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो कहते थे कि बेटा तुम कुछ करो, इतनी टैलेंटेड हो तो तुम कुछ करो लाइफ हाँ। में ना, अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, ये वो। लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम पे कहते थे तुम्हें ज़रूरत क्या है अपना, क्या क्यों ज़रूरत, कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई ऐसी नीड नहीं है तुम्हें। मतलब मैं हूँ, मतलब कोई ऐसी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम मुझे थी नहीं कि मुझे ऐसा कुछ करना था। और वो एक्चुअली वो समझ नहीं पाते थे कि मैं चाहती हूँ हर चीज़, फाइनेंशियल हर चीज़, वो पैसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे मेरे बड़े हो गए। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मेरी बेटी ने जब मेरा डांस देखा, और तो मेरी बेटी कहती थी मम्मा आप इतनी टैलेंटेड हो, फिर आपने क्यों नहीं कुछ किया, ऐसे सब कुछ कैसे ब्रेक कर दिया, और प्लीज़ मम्मा कुछ करो, यू कैन डू इट, मम्मा कुछ कर सकते हो आप। और उसके बाद फिर सडनली बीच में 2 साल पहले कोरोना आया। हाँ। उस कोरोना में मेरे हस्बैंड को मुझे जानने का टाइम मिला, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन, सब कुछ बंद था और हस्बैंड मेरे साथ रहते थे। तो 24 आवर्स वो जब मेरे साथ रहते थे तब उन्होंने मुझे देखा कि अल्पना कितनी टैलेंटेड है, और मतलब घर को भी संभालती है और अपने अपने सपनों को भी। घर पे ही मैं डांस करती थी अपने बेटी के साथ। और उसी जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद टीवी में डीआरडी सुपर मॉम का ऐड आ रहा था, और ऑडिशन के लिए? ऑडिशन के लिए ऐड आ रहा था। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा आप एक काम करो, आप जाके इसका ऑडिशन दो। मैंने कहा बेटा आप कहाँ, आप तो मतलब अब एज भी हो गई मेरी, मतलब एक होता नहीं, काफ़ी बड़ी हो गई हूँ मैं अब। तो लेकिन मेरी बेटी मतलब इतना मुझे इनकरेज करती थी। उसने कहा तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, हम ऑडिशन दे के आते हैं। तो जब मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप अपना अगर एक वीडियो बना के भेजती हैं इस नंबर पे, हाँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, मतलब सॉरी फर्स्ट ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, तो सेकंड ऑडिशन के लिए आपको डायरेक्टली आपका हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो मैंने अपना वीडियो बना के दिया उन्हें, तो उन्हें पसंद आया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आपको फर्स्ट ऑडिशन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आप सेकंड ऑडिशन के लिए डायरेक्टली आइएगा। तो लखनऊ में सेकंड ऑडिशन था। हाँ। मैं गई और अपना ऑडिशन दिया और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गई। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैंने डीआरडी सुपर मॉम का ऑडिशन दिया? ऑडिशन दिया, उन्हें नहीं पता था।
क्योंकि वो इत्तेफाक के उस टाइम इलाहाबाद गए हुए थे और अच्छा। हमारे पास माँ बेटी को टाइम मिल गया कि चलो ठीक है अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही मैंने किया और जब ऑडिशन क्लियर हो गया मेरा लखनऊ से, हाँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया क्योंकि अब हमें दिल्ली जाना था, तो ऐसे तो नहीं जा सकते ना, हाँ। हस्बैंड की परमिशन चाहिए। फिर हमने हस्बैंड को बताया तो फिर हस्बैंड को लगा कि अच्छा वेरी गुड तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुश हुए मेरे हस्बैंड और उन्हें लगा कि, तो फिर मेरे हस्बैंड फिर मुझे दिल्ली लेके गए, फिर मैंने वहाँ 3rd ऑडिशन क्लियर किया। वहाँ करने के बाद फिर मुझे मुंबई लेके गए मेरे हस्बैंड, फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं मुंबई गई और मुंबई जाने के बाद फिर मैंने वहाँ अपना 4th ऑडिशन दिया। फिर वहाँ पे और 2-4 ऑडिशन और हुए। वहाँ जाके सेट पे। हाँ, सेट पे जाके मतलब वहाँ पे मुंबई में 2-3 ऑडिशन और हुए। हाँ। उसके बाद फाइनली एक मेगा ऑडिशन हुआ, हाँ। जिसमें कि 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था टॉप 12 में। उसमें मैं टॉप 12 में मैंने अपना मुकाम हासिल किया। टॉप 12 पहले मैं कंटेस्टेंट थी, तो मैं बहुत खुश थी। जितनी सारी हर जगह जगह से बहुत सारी मदर्स आई हुई थी अपने सपनों को लेके, जिनमें से उन सौभाग्यशाली 12 मम्मियों को वो मौका मिला जो कि वो अपना हुनर दिखा और आप सकती उनमें थी। से एक थी। उसमें से मैं एक तो थी। मैम जब वहाँ पे ऑडिशन हो रहा था, जाहिर सी बात है लाखों लोग गए होंगे देने के लिए, तो आपके हिसाब से कितने लोग, जब पहला ऑडिशन यहाँ से मुंबई गए थे देने के लिए, तो आपके हिसाब से वहाँ पे कितने लोग आए हुए थे ऑडिशन देने? आप उनमें से एक हो, तो कितने लोग थे वहाँ पे? अब मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब लाखों की भीड़ थी। मैंने दिल्ली में भी देखा था, लाखों की भीड़ थी, लंबी लाइन। मतलब वो लाइन देख के अच्छे के पसीने छूट रहे थे कि अरे कहाँ है हम लोग का सिलेक्शन, यहाँ होगा चलो हटो। लेकिन एक होता नहीं कि नहीं आए हैं तो करके तो जाएंगे ही, होना ना होना तो अलग। भाई वही कहा जाता है ना कि आप कर्म करिए, भाग्य की चिंता मत करिए, पहले आप कदम तो बढ़ाइए। तो बस बहुत से लोग आई थिंक चले भी गए थे बिना ऑडिशन भीड़ देख के। भीड़ देख के। लेकिन हमारी बेटी और हमारे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो और जो नर्वसनेस थी मुझे कि देख के अरे कहाँ बेटा, तो नहीं मम्मा आप किसी को मत देखो, आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। आपने आपको बेस्ट समझो। और फिर उसके बाद हमने फुल कॉन्फिडेंस के संग अपना ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे जितने लाखों लोग थे आप उनमें से एक हो। यस, ये हम कह सकते हैं कि भगवान की असीम कृपा आप पे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भगवान की असीम कृपा थी। और जो मेरा वर्षों की तपस्या कह लीजिए, जो मेरा बचपन का ड्रीम था, और मेरे पापा ने कोई कमी नहीं रखी थी हमें। मैंने कथक से प्रभाकर कर रखा है, मैंने थिएटर, हाँ कथक से प्रभाकर कर रखा है। मैंने सुना प्रभाकर जो डिग्री होती है बहुत बड़ी होती है। हाँ कथक मतलब डांस में मैंने डिग्री ऑलरेडी ले रखी थी, मतलब 22-23 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। इतने गैप के बाद आपने ऑडिशन दिया था? हाँ, बिना तैयारी के बिना किसी कुछ भी मेरा तैयार नहीं था। इसके पहले मैंने थिएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, थिएटर भी करती थी। तो मतलब 22 साल पहले मेरी दुनिया एकदम डिफरेंट थी। उस टाइम पे मुझे अपना मतलब कभी भी कहीं कोई भी स्टेज शो करना है, मुझे बिल्कुल कोई डर हिचक नहीं था शादी से पहले। और मैंने 2000 में मैं मिस इलाहाबाद बनी थी। तो एक उसका भी एक अलग ही मतलब कहते हैं ना कि मिस इलाहाबाद मैं मिस इलाहाबाद 2000 की हूँ। और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था 2002 में, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इलाहाबाद में। वहाँ पर नंदू ठाकुर जी की स्मृति में बहुत बड़ा नाट्य का कंपटीशन हुआ था, जिसमें से कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और ये सब करते करते ना उस टाइम पे लगता था कि मैं कुछ करूँगी उस टाइम पे। हाँ, और बहुत सारी मूवीज़ के ऑफर भी मुझे उस टाइम पे आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी होती है ना, कि जब तक आपको लिखा नहीं है वो नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो इतना कुछ करने के बाद भी वो धीरे धीरे, और मुझे ना उस टाइम पे ये सब छोड़ने में बहुत ऐसा दुख नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी, सब लोग फैमिली को देते हैं। तो वही देखा, दोनों छोटे भाई, मम्मी मेरी बहुत सीधी, पापा बिल्कुल ऑन बेड हो गए थे। तो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के फिर मैंने अपने घर को संभाला। और वो उसी भगवान ने उसी का मुझे फल दिया है कि इतना मैंने सेक्रीफाइस किया, इतना सब कुछ होते हुए उसके बाद तो मुझे ये मुकाम हासिल। तो ये जो आपके हस्बैंड है, उन्होंने मतलब आपको जाना लॉकडाउन में कि आप कितने टैलेंटेड हो। ये लॉकडाउन नहीं आता तो शायद मेरा तो जान भी नहीं नहीं खुलता। और शादी कितने साल हो गए थे? शादी को मेरे 18 साल हो रहे हैं। तब तक उनको पता नहीं था आपके हस्बैंड को कि आप डांस? होता क्या ना, हस्बैंड ने मुझे कभी इतना टाइम दिया नहीं, वो अपने काम में इतने बिजी। और मतलब जैसे मैंने बताया ना, मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं,
तो इन्होंने ना, इन्हें लगता था कि अल्पना ज़रूरत क्या है तुम्हें कुछ करने की, मैं हूँ ना, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं कि क्या मतलब। मैंने कहा अरे आप नहीं समझेंगे, अंदर का जो डांस है वो मैं अपना हुनर कहाँ दिखाऊं। निकलना चाह रहा था। इनका ये हुनर मेरा समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर की जो मेरी एक्टिंग है। और कभी कभी तो भूत सवार होता तो घर पे ही बैठ के अपनी एक्टिंग शुरू कर देती थी, कभी सास बन जाती थी तो कभी मतलब ऐसे ही बच्चों के साथ। तो बच्चे कहते थे मम्मी आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने बहुत कुछ गवा दिया, आपने क्यों नहीं कुछ किया। मैंने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं। फिर मैं अपने सपने ना अपनी बेटी में देखती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, मैं अपनी बेटी को करूँगी। लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए मतलब जिसको कहते हैं ना कि लकी जैम निकल गई, उसने मुझे इतना इनकरेज किया। और तो और आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट हो गए। वो दिन ऐसा था, कहते हैं ना कि मतलब किसी नेक्स्ट डे आपका क्या होने वाला है ये आप खुद भी नहीं जानते हाँ। हो। वो दिन जिस मैं रात को सोई होंगी और जब सुबह उठी होंगी तो वो दिन मेरे लिए नया सवेरा लेके आने वाला, मुझे नहीं पता था। मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद टॉप 12 के बाद जब टॉप 12 मदर्स का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर कंपटीशन बढ़ता गया और हार्ड होता गया और हाँ, हार्ड होता गया। फिर टॉप फाइनलिस्ट में फिर मैं और वो हमने टीवी पे देखा है। तो मैम ये तो हो गई अपने शो की बात यस। कि आपने इतना काम नाम किया, वहाँ पे काम किया। इस बीच में आपको मतलब लोगों का बहुत होता है ना कि ताने बहुत देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो आपको ऐसा कुछ रहा कि जैसे आपने बोला आपके हस्बैंड पहले सपोर्ट नहीं करते थे, ये तो ऑडिशन होने के बाद सपोर्ट करना चाहिए, उसके पहले आपने जो वो करते थे आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है ना, पहले मैं डांस टीचर भी मतलब थी। मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला था, स्कूल में भी मैं डांस सिखाती थी। तो उसके बाद ना जो जो आपके सराउंडिंग मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है, जो आपके जानने वाले हैं ना उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ। होती है। बाहर तो जो सराउंडिंग होते हैं ना उनको थोड़ा रहता है कि अरे क्या डांस वांस में क्या रखा है, क्या कर लेंगी। और मतलब बहुत लोग बोलते थे कि क्या है ये। उनको पता भी नहीं कि डांस में हाँ करियर है। क्या मतलब, हाँ हमेशा से। और मैं वो प्रूफ कर नहीं पाई क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चेन मेरी टूट गई थी बीच से। क्योंकि जो जिस फ्लो में मैं जा रही थी, अगर उसी फ्लो में मेरे फादर होते और तो फिर मैं आज मैं कहीं और होते। कहीं और होती और मेरी बहुत सक्सेस मतलब होती इस डांस लाइन में। तो धीरे 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 क्या बोलते हैं कि लोग बोलते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं आई जो लोग मतलब मुझे नहीं भी पसंद करते होंगे, हाँ हाँ सॉरी टू से क्या कहूँ नहीं, मैं। होते हैं। और जैसे नहीं पसंद करते थे तो उन सब के वो सब अपनी मतलब फोटोज ढूंढ के जो मेरे साथ की फोटोज पहले की पुरानी। थी, हाँ फिर उसको स्टेटस में लगाना कि माय बेस्ट फ्रेंड अल्पना पांडे। और ये हमने कहा माय गॉड ऐसा ये सब मतलब तो ये सब मतलब निकल के आया कि लोगों ने फिर मतलब ढूंढ ढूंढ के कि उस टाइम मुझे नहीं पसंद हाँ करते रहे हाँ। होंगे। और टू बी फ्रैंकली मैं थोड़ी सी मतलब ऐसी हूँ कि मैं बहुत पहले खूबसूरत थी, जैसा माशाल्लाह, कि आप आज भी बहुत खूबसूरत नहीं हैं। आज तो नहीं, लेकिन मैंने स्टेज पे भी कई बार ये बात बोली है कि मैं बहुत बहुत खूबसूरत थी। तो मतलब लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती थी कि अरे ये डांस करती हैं और बस इनका फैशन शो और मिस और ये सब करती हैं ये, और क्या रखा है इसमें, क्या करियर है ये वो। और जब मैं टीवी पे आई और मेरा एपिसोड्स आ रहे थे तो पहली बार। हाँ, तो उन सबको लगा अरे यार ये वही अल्पना है, ये देखो। अरे हाँ, इसके फिर फोटोज निकाला, उन लोगों ने मुझे कॉल करने की कोशिश की। मतलब इस टाइम आप ये समझिए कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, तब की फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सर्च करके ढूंढ के मुझे मैसेज किया, मुझे ढूंढा। मुझे अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तो क्या है, अभी मैं घर से बाहर कहीं जाती हूँ, किसी कभी मार्केट कभी शॉपिंग मॉल, अभी अभी करवा चौथ के लिए मेहंदी के लिए गई थी मॉल में लगवाने के लिए, तो वहाँ लोगों की एकदम भीड़ भीड़ लगी लग होगी। जाती थी। और प्लीज़ मैम प्लीज़ वन पिक श्योर श्योर वाई नॉट श्योर। अच्छा, अब आपको लोगों का प्यार भर भर के मिलता है। भर भर के मिलता है, एकदम उड़ेल दिया इन लोगों ने। लेकिन पहले वही, पहले लोग ना देख के, जैसे कि ये नेचर होता है बहुत सबका लोगों का, होता है। देखेंगे तो जानबूझ के देखेंगे नहीं, इग्नोर करके हाँ निकल हाँ जाएंगे। हाँ। और अब है तो देखेंगे तो वो मतलब वेट करते कि कब अल्पना पलटे और हमको देखे कि अल्पना अरे हाय सॉरी तुम ये है ये सॉरी मैं थोड़ी ऐसी हूँ, मैं बोलने में ऐसी ही हूँ। जब आप के पास नहीं कुछ कोई पहचान आपकी नहीं है तो लोग ऐसे इग्नोर करके निकल जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ हुनर है या फिर आप किसी वजह से फेमस हो गए हो तो लोग वेट करते कि एक बार पलट के देखें और कि मैं भी वो, हाँ मैं जानती हूँ इनको ये।
लेकिन कुछ लोग इसी टाइम पे कुछ लोग वाकई में मुझे इतने खास मिले जिन्होंने मतलब अपनी जान नहीं निकाली, नहीं तो मेरे लिए सारी मेहनत कर डाली, मैसेजेस और मतलब वोट के लिए कितना सब कुछ, कितना सपोर्ट किया लोगों ने है, किया। बहुत लोगों ने किया। वो मुझे दिखा कि ये एक ऐसा मौका भी था कि जिसमें मुझे ये पता चला कि लोग सच में मुझे कितना हाँ प्यार हाँ। करते हैं, वो भी मुझे दिखा। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैम जब भी आप शो कर रहे थे, हम्म। माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो खुद ही आपको देखा वहाँ पे, पूरे 3 महीना आपके साथ मैंने काम किया है। तो आप शो के वहाँ का माहौल कैसा था? जब क्योंकि आप हमेशा यहाँ लखनऊ में रहे हैं, हम्म। यहाँ जो भी काम किए हैं। मुंबई आप इसके पहले गए थे कभी? नहीं, इसके पहले मैं मुंबई कभी नहीं नहीं गए थे। गई। इसके पहले आप कभी इंटरनेशनल टीवी पे भी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आई। तो वहाँ का जो माहौल था, हम्म। जो आप वहाँ पे कर रहे थे, वो कैसा माहौल था? मतलब आपको डर लग रहा था या फिर कि नहीं हैंडल हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ? शुरुआत में देखिए सर क्या हुआ, जब शुरुआत में मैं गई ना तो वहाँ पे सब अलग अलग, कोई आसाम से आए, हाँ। कोई गुवाहाटी, मतलब सब अलग अलग, और सबका अपना कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और मैं थोड़ी सी ना बोलती हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है, बट मैं वैसे ही बहुत सीधी सी हूँ। तो सबका ना ओवर कॉन्फिडेंस सबका अलग अलग दिख रहा, सबको देख के। अच्छा, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, जैसे मैं मुंबई थोड़ा 27 को पहुँची थी, और हमसे 5-6 दिन पहले भी लोग पहुँच हाँ, चुके थे पहुँच वहाँ जाते पे। हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि उन सबका एक अच्छा सा ग्रुप बन गया था। तो जब मैं गई तो मुझे लगता था कि यार ये लोग तो कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, और क्या है। अच्छा, तो उन लोग से जब मेरी बात हुई तो बोले कि जब उन्हें पता चला कि मेरी एक्चुअल एज क्या है, तब उन लोग ने मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। अरे मैं तो सोचती थी कि आपकी एज ऐसी। मैंने कहा नहीं, मतलब मैं वहाँ सबसे ज़्यादा उम्र की मम्मी थी। मतलब डीआईडी, आप तो मुझे जान रहे होंगे, डीआईडी सुपर मॉम में सबसे जैसे कि 44-45 मेरी एज है इस टाइम। तो वहाँ पे जब मैं गई तो लेकिन एक मिनट, ये आप बता रहे हो, हाँ। लेकिन अगर कोई देखेगा तो आपको 30 के ऊपर बोलेगा नहीं। तो इसीलिए लोग मुझे वहाँ पे इग्नोर करते थे कि हाँ, अरे, मतलब समझ रहे ना। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस एज में मैं डांस ऐसा कर रही हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट बहुत भी दी। प्यार, हाँ, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। और फिर मतलब स्टार्टिंग में तो टू बी फ्रेंकली मुझे ना वहाँ के लोग नहीं समझ में आते थे। इवन दिन मैं आई वॉज, मतलब रो भी रही थी मैं एक बार, क्योंकि हस्बैंड मुझे लेके गए थे ऑडिशन दिलाने के लिए, हस्बैंड गए थे मेरे। हाँ। और हस्बैंड फिर मुझे 10 दिन थे, जब मैं मेगा ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया, टॉप 12 में सिलेक्शन हो गया, तब हस्बैंड चले आए थे और मुझे वहाँ छोड़ के, और मैं वहाँ पे अकेली थी। तो अच्छा। जैसे जस्ट लाइक कोई बेबी रोता है, वैसे मुझे रोना आ रहा था कि हस्बैंड चले गए, यहाँ पे कोई इतना सपोर्ट कर नहीं रहा है, और मतलब कभी अकेले रही भी नहीं थी ना। तो वो उस टाइम पे मुझे ना थोड़ा सा बहुत तकलीफ हुई। फिर मेरा पहला प्रोमो आया तो ख्याति दौड़ती हुई आई मेरे पास, बोली अल्पना 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 दीदी आपका प्रोमो आया है टीवी पे, और देखिए आप। तो उस टाइम पे जस्ट लाइक जैसे मेडिसिन मुझे मिल गई हो। अच्छा। वो प्रोमो देख के मैं इतनी खुश, और तब से फिर ख्याति मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। मतलब एक होता है ना कि उस रोने जैसे माहौल में, और इतना दुखी, मैं बहुत दुखी हो गई थी उस टाइम पे। हस्बैंड चले गए थे और वहाँ सब अपने अपने में, सबका बिजी थे अपना अपने अपने, में। हाँ, मतलब कोई, और आप थोड़ा सीधे साधे भी थे, मैं मतलब थोड़ी, सिर्फ अपने काम से काम रहे थे, हाँ, फर्जी किसी की बातों में घुसना नहीं, ऐसा वैसा। बिल्कुल, हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं करती थी मैं, मेरा नेचर ही नहीं था कि मैं किसी की बिचिंग करूँ कुछ। तो मैं ना बहुत कॉर्नर फील करने लग गई थी। मैंने कहा कि यहाँ मैं लगता सर्वाइव कर नहीं पाऊँगी। फिर लेकिन जब ख्याति मुझे बोली कि अल्पना दी आपका प्रोमो आया है, और मैंने अपना प्रोमो देखा, और प्रोमो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोमो था। तो उसके बाद से फिर मुझे एक उमंग, हाँ, एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई थी। फिर उसके बाद से डे बाय डे बेस्ट होता गया। तो जो आपके हस्बैंड पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अभी तो हर जगह सपोर्ट करते होंगे। अभी तो मिट्ठू जी के नाम से मेरे हस्बैंड, हाँ हाँ, मिट्टू जी, हाँ 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 हाँ। सब मिट्ठू जी के नाम से मेरे हस्बैंड को जानते हैं। और और actually टीवी बहुत ज़्यादा फेमस भी होते टीवी पे। बहुत फेमस हुए, तो सबने बहुत पसंद किया, उन्हें बहुत पसंद किया मेरे हस्बैंड। हाँ, ये नाम भी बहुत फेमस होता है, मिट्टू जी। हम्म। तो वैसे उनका नाम मिट्ठू जी हाँ, नहीं ऐसा है, है नहीं। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर आशुतोष पांडे है, लेकिन मैं उनको प्यार से मिट्ठू जी कहती हूँ। तो मतलब आप कह रहे थे, आपके साथ साथ बहुत लोग सब, जो भी अब तो टीवी पूरा देखता होगा इंडिया वही उन्हें कहते मिट्टू होंगे। जी कहता है। मुझे कोई फोन करेगा, मेरा हाल हाँ। चलेगा, पूछेगा और मिट्टू जी कैसे हैं, हम कहेंगे यार वो मेरे मिट्टू जी हैं, तुम लोग तो मतलब कभी ऐसा होता है कि वो कभी आपको खाना बना के खिलाते हैं?
अरे अब तो वो बहुत कुछ करते हैं। तो आप बता दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, वो लॉकडाउन में बताई ना, मेरी लाइफ में जो लॉकडाउन पड़ा वो मेरे लिए भगवान ने वो वरदान दिया था। उस टाइम पे उन्होंने देखा कि इतनी कोमल सी मेरी वाइफ है, और मेड भी नहीं आती थी ना उस टाइम पे, तो ये उनको 2020 में पता चला 18 साल बाद कि कोमल सी वाइफ नहीं, है। कोमल इन द सेंस काम करने के लिए, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, उसमें भी। और सभी घरों में एक सबकी शिकायत होगी कि इतना कभी किसी ने नहीं खाया होगा जितना लॉकडाउन में सबने खाया है। और सब खा खा के मतलब फरमाइशें, जिसको कुछ नहीं आता यूट्यूब देख के जलेबी बनाना, पकौड़ी बन रहा है, जो भी समझ में। तो उस टाइम पे ना हस्बैंड ने जब देखा, शुरुआत में तो ठीक है लॉकडाउन है भाई, सब लोग घर में नहाना धोना, रामायण आती थी तो इस टाइम सब लोग रामायण वगैरह देखते थे, तो अच्छा चल रहा था। लेकिन वो उसके बाद कुछ अभी बना के दे रही हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जा रही थी। तो परेशान हो गए एकदम से। हाँ, टीवी देखो और बस, और ऑनलाइन बच्चों की क्लास है, मतलब कुल मिला के। लेकिन वो टाइम मतलब वैसे तो बहुत वैसा टाइम था, लेकिन फैमिली एक साथ कभी नहीं रह पाई, फर्स्ट टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में। तो और हस्बैंड एक साथ इतने दिन के लिए रहना, तो फिर इन्हें लगता था कि अल्पना झाड़ू भी पोछा भी, तो ये फिर इन्होंने उस टाइम पे मेरी हेल्प करना शुरू की। झाड़ू पोछे में? हाँ, सब झाड़ू पोछा बर्तन सब में हेल्प करते थे मेरी। और उसके बाद फिर मतलब मेरा, हम लोग टाइम लॉकडाउन में टाइम ही टाइम था हमारे पास। फिर हम माँ बेटी डांस वांस करते थे, तो इन्होंने देखा, और फिर मतलब धीरे धीरे इन्होंने मुझे कि मतलब नहीं, अल्पना बहुत मेहनत करती, मैं बाहर रहता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं समझ पाता था कि वाकई में अल्पना कितनी मेहनत करती है। और उसके बाद ये मेहनत तो वो है जो घर के अंदर की, हम तो घर में ही रहते थे ना। लेकिन उसके बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, लाना, कोचिंग, ये सब भी मैं करती थी। तो उस टाइम पे हस्बैंड ने फिर मुझे अच्छे से समझा जाना, और वो जो उस टाइम की हेल्प थी ना, वो अभी भी उनके, मतलब उस दिन से उन्होंने ये कर बदल गए पूरा। आपके हस्बैंड ही बदल गए? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते, नो डाउट, पहले भी मतलब, लेकिन आपकी हेल्प करने में, हाँ, लेकिन वो उसके बाद से उन्हें लगा कि नहीं, अगर मतलब हम हैं तो ये नहीं कि खाना खा लिया तो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं। वो पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी भी मैं बीमार होती हूँ या फिर, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैम आपका आप रहने वाली लखनऊ, प्रॉपर लखनऊ के ही हैं? नहीं, हमारा ससुराल गोरखपुर का है। गोरखपुर खलीलाबाद के पास संत कबीर नगर है, मैं वहाँ की, मेरा ससुराल वहाँ का। आपका जो आपका घर था वो कहाँ था? और हाँ, और पहले आपका जन्म हुआ वो? मेरा जन्म हुआ है, मैं बांदा की रहने वाली हूँ, चित्रकूट करबी के पास। हाँ, तो यहाँ पे मेरा मतलब मेरा मायका है, मेरी दादी बाबा लोगों का घर है। और मेरा जो बाऊजी का, मेरा जो ससुराल है, तो मेरे बाऊजी ने भी इलाहाबाद में मकान बनवाया है, गंगा प्रयाग, तो वहाँ पे हमारा ससुराल है, जो कि बाऊजी ने बनवाया है। अब फिलहाल हम, मेरा पूरा मायका उठ के लखनऊ आ गया, पूरा मायका। तो मैम अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जब से आपने शो खत्म किया है तो जाहिर सी बात है पूरे लखनऊ में घूमे होंगे, आपको बुलाया गया होगा? हाँ बिल्कुल, गेस्ट में बहुत सारे शोज में बुलाया है, सेलिब्रिटी, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट हमको इनवाइट किया है, और मैं गई हूँ, और बहुत अभी अच्छा लेकिन आप काम कर, अभी आपका कुछ आप काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं आगे? अभी हाँ, मैं करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थिएटर से पहले जुड़ी थी, तो कहीं ना कहीं डांसिंग का सपना तो पूरा हो गया मेरा। अभी वो थिएटर के जो अंदर की अब एक्टिंग करना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो बाहर नहीं निकल के अभी आ पाई। तो अब मेरा सेकंड सपना जो है वो पूरा करना है मुझे, कि मुझे थिएटर लाइन, मतलब कि सीरियल्स में जाना है, मैं सीरियल करना चाहती हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हीरोइन बन जाएं। अरे नहीं, ज़्यादा अच्छा है। हीरोइन तो नहीं, बट हाँ मैं सीरियल में काम करना चाहती हूँ, तो लेकिन एक्टिंग को निखारना चाहती हूँ। जैसा आपका फेस कट है, जो आप मतलब जैसा आप लुक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता माशाल्लाह। आप जब 18-19 साल के होंगे तो आप क्या खतरनाक ही होंगे, तो आपके हस्बैंड ही आपको बता सकते, हम तो बता ही नहीं सकते। तो मेरे हस्बैंड ने इसीलिए मुझे पसंद किया ना। और जैसे आप तो जान रहे होंगे, मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। लव मैरिज थी? लव कम अरेंज मैरिज है। अच्छा। हाँ, बिट्टू जी ने मुझे पसंद किया था सब्जी मंडी में। अच्छा। सब्जी लेने गई हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा, और बस देखा, पसंद किया। फिर मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये इन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने देखा होगा, कैसे भी करके फ़ोन नंबर वगैरह लेके जब बातचीत हुई, तो एक होता ना कि ये वक्त एक बार आप देख लीजिए, अगर मैं भी आपको पसंद आता हूँ, देन उसके बाद फैमिली में कोई बात आगे बढ़ेगी। तो जब मैं इनको
जब मैं देखी ना तो मुझे भी बहुत डिसेंट सा लड़का अच्छी लगा। लगी। कि मतलब वो पान खा के गुटखा खा के लोग थूकते हैं ना, उस टाइप के नहीं थे, मतलब बहुत डिसेंट लगे जस्ट लाइक। और ये उस टाइम बीडीएस कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे बहुत पसंद आए। और जो कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी मतलब फैमिली, 5 भाई लोग हैं। उस टाइम पे लगा था कि कैसे इतनी बड़ी फैमिली में सर्वाइव करूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब अगर पसंद है तो सिंगल एक लड़का है तो भी वो नहीं मतलब हाँ। अच्छा लग सकता है, और भरी पूरी फैमिली है तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा ससुराल दिया है। 5 तो भाई कहीं से हैं। नंबर निकाल के आपको उन्होंने कॉल किया, कहीं से भी? नहीं, अब वो उसकी एक बहुत लंबी स्टोरी, वो उसका आप कभी और इंटरव्यू लेंगे तब मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है वो। अच्छा, आप अब ये बताइए कि जब ये आप शो कर रहे थे तो वहाँ पे जैसे 3 जज थे हम्म, और 12 कोरियोग्राफर थे, हाँ 12 थे। तो आपका कोई फेवरेट जो जज हो जिसके साथ आप दोबारा काम करना चाहें, या दोबारा आप चाहें कि वो आपको शो करे, वो वहाँ पे फिर से जज हो, आपको जज करे? हाँ, देखिए जजेस तो तीनों बहुत अच्छे थे। उर्मिला मैम और भाग्यश्री मैम और रेमू सर, तीनों ही जजेस बहुत पसंद थे मुझे, क्योंकि तीनों के कमेंट्स अलग अलग आते थे और तीनों का देखने का नज़रिया अलग था। बस हमारे सबसे फेवरेट सर जो जज थे बस वो हैं रेमो रेमो सर। सर। मैं उन्हें सच में दिल से बहुत पसंद करती हूँ, जस्ट लाइक गॉड है मेरे लिए वो। क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है वो। और जो क्वालिटी मैंने उनकी देखी ना, अच्छा हुआ मैं देखी, क्योंकि दूर से रह के आप अगले को सोचेंगे अरे बहुत प्राउड होगा इनके हाँ, ऐसा अंदर, लोगों को ये लगता भी है। सेलिब्रिटी हो। बट मेरे लिए सबसे मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो मेरे लिए बेस्ट सेलिब्रिटी भी वही हैं, बेस्ट जज भी वही हैं। तो मैम, जब आप शो कर रहे थे, यहाँ से मुंबई शो करने गए थे, तो जो आपको कोरियोग्राफर मिले थे तो उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसा कि मैं जब मुंबई गई टॉप 12 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे वैभव सर मिले थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही थी कि मुझे वैभव सर मिले हैं। उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी मुझे लिफ्ट सिखाई। और उनके साथ साथ शिवम ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है। शिवम सर भी मतलब जैसे कि शिवम मुझसे बहुत छोटा है, मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन शिवम मुझे डांस सिखाने में बहुत मेहनत करते थे। तो मैं दिल से वैभव सर और शिवम सर का दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है। अच्छा, वहाँ पे जो और भी डांसर थे, तो आपको ऐसा कुछ लगा था कि वहाँ पे और भी अच्छे डांसर थे, तो आपको किसी से डर लग रहा था वहाँ पे? कोई ऐसा डांसर एक्चुअली से? नहीं, हमें ये लग रहा कि अपना बेस्ट करो, ऑडियंस वोट करेगी, अगर पसंद आएगा तो ऑडियंस वोट कर ही रही है। क्योंकि ऐसा था ना कि जैसे होता ना कि जैसे खाने में किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, हाँ। तो ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा, किसका डांस पसंद आ रहा है, ये हम नहीं जज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अपना बेस्ट करो, बाकी ऑडियंस को अगर पसंद आएगा तो वोट करेगी। तो वो करते गए? तो मतलब वैसे डर सभी, लेकिन सभी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे वहाँ पे। सभी ने बहुत मेहनत की, नो डाउट सब ने बहुत मेहनत की। डांस करते समय इस एज में मुझे इतने सारे लिफ्ट्स वैभव सर करवाते थे। कभी मतलब हमेशा लगता था कि अब गई और ये टूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, ऐसा होता था। बट सर बहुत बहुत ही अच्छे से मुझे संभालते थे। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वैभव सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और तो मतलब इतने सारे स्टंट करना, इतने सारे लिफ्ट्स करना, ये सब सर के ऊपर विश्वास था कि नहीं मैं गिरूंगी नहीं, इसी वजह से मैं करती थी। बट हाँ, ऐसा नहीं कि चोट नहीं लगती थी, हम लोग को लगती थी। चोट बहुत लगी लगती है, थी। बहुत चोट लगी है। और बहुत सारे काले पीले निशान पड़ जाते थे, चोट लगती थी। लेकिन सर कहते थे कि कुछ नहीं अल्पना जी, जो चोटें लग रही ना ये सब ट्रॉफी है, इनको आप ट्रॉफी की तरह समझिए, इनको कुछ नहीं चोट लगी, कहाँ चोट लगी आप जबरदस्ती। तो और सभी मम्मियाँ मेहनत कर रही थी, ऐसा नहीं, सब मम्मियों ने बहुत मेहनत की है। एक और भी थी जो ये लखनऊ से थी, हाँ, रिद्धि मैम। रिद्धि दीवानी। वो भी अच्छा कर रही थी वहाँ पे। हाँ, वो भी अच्छा कर रही थी, जैसे कि मैंने बताया ना कि सभी बहुत अच्छा कर रही थी। ऐसा किसी किसी पर्टिकुलर किसी एक मम्मी को कहना ये मेरे लिए हाँ, ठीक ये नहीं, थोड़ा। क्योंकि जितनी सबके अंदर कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे। अब जैसे किसी की एज कम है तो वो उसकी एनर्जी दूसरी होगी, हाँ। किसी की एज थोड़ी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी दूसरी होगी। लेकिन मेहनत सब कर रहे थे, ऐसा कोई, सभी शाम को, सुबह तो सब आते थे बिल्कुल फ्रेश होके कि भाई रिहर्सल में जाना, शाम को सब एकदम ऐसे करके आते बहुत मार पड़ी वो, ऐसी वाली हालत रहती थी। फिनाले में अच्छा एक बार हम लोगों को एपिसोड, एक बार हम लोगों को थीम मिली थी, हाँ। सब एक्ट्रेस, मतलब जैसे कि मुझे जया प्रदा मिली थी,
और किसी को माधुरी दीक्षित, किसी को। तो जब हम लोग सुबह रिहर्सल के लिए जाते थे, ये मतलब बहुत अच्छा इंसिडेंट्स है, हम आपको बता रहे। तो सब जब हम लोग रिहर्सल के लिए मॉर्निंग में जाते थे, अपने होटल से निकलते थे, तो सब अच्छा तुम क्या हो, अच्छा माधुरी दीक्षित हो, ओके अच्छा अच्छा, और तुम क्या बनी हो, मैं मुझे श्रीदेवी का सॉन्ग मिला, अच्छा अच्छा, और मैं जया प्रदा बनी हूँ। तो सब अपनी मतलब वो जो फील होता है ना, सब अपने आप को हीरोइन समझ रही थी। और शाम को जब रिहर्सल खत्म हो गई, उसके बाद जब सब उसी गाड़ी में लौट के आ रहे हैं, और जया प्रदा कैसे सबकी हालत खराब, क्योंकि सब इतने थके और इतने मतलब टायर्ड, इतने सब चोट लगती थी। तो मतलब वो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक यादगार पल है हमारे लिए, कि मतलब सुबह तो सब अपने आप को एकदम एक्ट्रेस समझती थी, शाम को लौटते समय सबकी हालत बहुत टाइट रहती थी, और सबके चेहरे बने होते थे। सुबह जितने ही जोश में रहते थे, शाम को उतने ही सब बुझे बुझे से रहते थे। तो वहाँ की मेमोरीज भी बहुत अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठना 6 o'clock हम लोगों को, मतलब एनी हाउ हम लोग रात को 1 बजे 1:30 बजे भी आते थे रिहर्सल से, लेकिन उससे मतलब नहीं, हम लोग को 6 बजे उठ के 7 बजे फटाफट 8 बजे रेडी, गाड़ी 8 बजे नीचे खड़ी है। रिहर्सल के लिए हम लोग 8 बजे गाड़ी में बैठ जाते थे, और उसके बाद फिर सीधे 8 बजे जाएंगे, उसके बाद सीधे रात को 11 बजे हम लोगों का पैकअप होता था। बीच में ऐसा नहीं, लंच डिनर ये सब होता था, स्नैक्स वगैरह मिलता था, लेकिन उसके अलावा केवल एक ही काम था, नाचो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे अब एक ये मतलब कभी कभी तो इतना थक जाते थे कि जैसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता था ना, बैठे हैं, और जैसे सर देखे अच्छा वैभव सर आ गया, हाँ चलो। तो प्रैक्टिस करना, मतलब हालत खराब रहती थी। लेकिन अब वो सब याद आता है, बहुत अच्छे समय अगर थे। दोबारा शो मिले तो उसको फिर से करना चाहेंगे वैसे, बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल, अच्छा समय था। बहुत अच्छा समय था, बिल्कुल करना चाहूँगी। जी टीवी का मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, कि जी टीवी वालों ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। और वहाँ पर स्पॉट दादा, मतलब यहाँ तक कि जो चाय देते थे ना, उनकी भी सुबह जैसे हम लोग पहुँचते थे, तो चाय लेके वो दादा चाय लेके आते थे। मतलब एक एक चीज़ हम लोग वहाँ की मिस करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिल्मिस्तान तो बिल्कुल जहन में घुस गया है, फिल्मिस्तान बहुत अच्छा लगा, वहाँ की मेमोरीज बहुत अच्छी हैं। तो मैम अभी का ये हो गया, अब हम खेलेंगे रैपिड फायर। ओके। मैं आप फटफट से मैं कुछ पूछूंगा, आपको फटफट से जवाब देना है, मज़ा आएगा आपको खेलने में। तो मैम अगर आप डांसर ना होते तो क्या होते? एक्ट्रेस होती। एक्ट्रेस होती। अगर आप कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं? बहुत बोलने की आदत। बहुत बोलते हैं। बहुत बोलती हूँ। ऐसा ऐसा गाना जो आपको किसी भी सिचुएशन पे नाचने पे मजबूर कर देता हो? आजा नचले मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अ, ऐसी फिल्म जो कभी भी आप देख सकते हैं? कभी खुशी कभी गम। अगर अगर आप पे कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल क्या रखेंगे अगर क्या? आप अच्छा मेरे ऊपर कोई फिल्म बने तो उसका अगर आपकी टाइटल क्या? बायोग्राफी बने हम्म, तो उसका टाइटल क्या होगा? नहीं बताऊंगी सर क्या। हाँ मेरे ऊपर अगर कोई जैसे कि अल्पना मिट्टू जी। खूबसूरत हसीना क्या डालूं मेरे ऊपर। एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, हाँ फिर से क्वेश्चन करिए आप। अगर आप पे कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान। एक इंसान जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं? मिट्टू जी को। मिट्टू जी। मेरे हस्बैंड मिट्टू जी को। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर अजय देवगन। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। डायरेक्टर? सूरज बड़जात्या जी। आपका फेवरेट जज? तो रेमो सर। रेमो सिंह। आपकी कोई फेवरेट मूवी जिसको आप बार बार देखती हो, अच्छा लगता है आपको देख के? वैसे इस टाइम तो दृश्यम मुझे बहुत पसंद आ रही ये तो अभी है। आई नहीं जिसको आप बार बार लेकिन देखना चाहें? मैं वो नदिया के पार मेरी मतलब फर्स्ट मूवी है, और वो मैं कभी भी देख सकती हूँ। नदिया के पार। नदिया के पार। अगर आपको मौका मिले किसी के साथ डेट पे जाने का, मिट्टू जी के साथ नहीं, अच्छा तो किसके साथ जाऊंगी? हाँ कोई बॉलीवुड एक्टर या फिर कोई कोरियोग्राफर या फिर कोई भी? डेट पे जाने के लिए अजय देवगन जी के साथ। अजय देवगन। ऐसे आपका कोई फेवरेट खाना हो? मुझे फ्राइड राइस मंचूरियन बहुत पसंद है, माय फेवरेट। अच्छा आपकी कोई फेवरेट जगह जहाँ पे आप घूमना चाहे पसंद हो, आपको जाते हो घूमने? नहीं यहाँ से लोकल पूछ रहे हैं आप? कहीं भी फेवरेट जगह, आपकी फेवरेट प्लेस आपका
यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे जाना आपको पसंद है, आप जाना चाहते हैं? हाँ, मुझे कश्मीर जाना है। कश्मीर। आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। और फेवरेट सिंगर? हिमेश रेशमिया। तो मैम रैपिड फायर हमारा हो गया है। ओके, थैंक यू। तो अभी आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को, जो मतलब कि जो जिनके हस्बैंड हैं, जो मम्मियाँ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं मगर उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते या फिर फैमिली वाले नहीं करते हैं, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं सभी मतलब मदर्स को बोलना चाहूँगी कि सपनों की उड़ान की कोई उम्र नहीं होती है। जब चाहे तब आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आप अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो सो प्लीज़ हम दिल से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एक कदम बढ़ाओ, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। तो मैम आप चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल जर्नी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा चैनल है। और जैसा कि आप कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो कि लोगों के जो इतनी कड़ी मेहनत है उसको आप दिखा रहे हो कि कैसे उनकी जर्नी है, कैसे वो इस जर्नी को मतलब अपना सफल बना रहे हो, और इसको देख के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इतनी दूर से आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे बहुत ही लोगों का इंटरव्यू आपने लिया है, उनकी जर्नी दिखाई है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो समर जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत दिल से ये इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों के और उनकी जर्नी दिखाते हैं, शो करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सबकी कौन कहाँ से आ रहा है, सबकी एक जैसी लाइफ नहीं होती है। तो कौन कितनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ बहुत ही मेहनत से समीर जी दिखाते हैं। तो सो आप लोग प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो। थैंक यू। तो अब हम आपको मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।